जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों में शुरुआत करते हैं, बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक की। जी हां, आपको बता दें, कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी मिल जाने के बाद आज बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में दोपहर 1 बजे बिल पर चर्चा शुरू होगी। राज्यसभा में स्थिति सरकार के पक्ष में दिखाई दे रही है। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है, लेकिन मौजूदा समय में 236 सांसद हैं। राज्यसभा की 9 सीटें अभी खाली हैं। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए 119 सांसदों की आवश्यकता है। आंकड़े के मुताबिक राज्यसभा में भी एनडीए को पूर्ण बहुमत है। राज्यसभा में नंबर के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के कुल 98 सांसद हैं। राज्यसभा में एनडीए के सभी घटक दलों को मिला दिया जाए तो सांसदों की कुल संख्या 115 है। इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्यों की संख्या को मिला दिया जाए तो यह नंबर 121 हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 27 राज्यसभा सांसद हैं इनके पास। इसके बाद टीएमसी, आप, द्रमुक अगली बड़ी पार्टी है। बीजू जनता दल के 7 सांसद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा राज्यसभा में वक्फ बिल को लेकर संबोधित करेंगे। तो आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ बिल। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो चुका है। जी हां, और अब आप समझिए, आज दोपहर 1 बजे का वक्त है जब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाना है। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है। आपको बता दें, वर्तमान में 236 सांसद हैं, 9 सीटें खाली हैं। राज्यसभा में 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत है इस बिल को पास कराने के लिए। बीजेपी के कुल 98 सांसद राज्यसभा में हैं। एनडीए के कुल सांसदों की संख्या 115 है, जबकि राज्यसभा में 6 मनोनीत सांसद भी हैं। कांग्रेस के 27 सांसद राज्यसभा में हैं। संख्या बल के हिसाब से स्थिति सरकार के पक्ष में नजर आती हुई। तो देखिए, लोकसभा में तो पास हो गया है, अब राज्यसभा में पेश करने की बारी है। और कमलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। कमलेश, देखिए, कल रात के 2 बजे की अगर बात की जाए तो ये बिल लोकसभा में पास हो गया। बहुमत बहुत ही क्लियर था लोकसभा में तो एनडीए के पास, लेकिन राज्यसभा की अगर आप बात करें तो क्या यहां पर भी इतना ही आसान होगा जितना आसान लोकसभा में रहा है इस बिल को पास कराना? कमलेश, नहीं, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम आपको याद होगा कि पार्टी ने व्हिप जारी किया हुआ है। चूँकि पार्टी के पास अगर बहुमत का जो आंकड़ा है 123, 121 सांसद बीजेपी के पास और एनडीए के पास टोटल है, और बहुमत का आंकड़ा 119 के आसपास, यानी 2-3 सांसद ज़्यादा हैं एनडीए के पास। तो ऐसी स्थिति में सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि 1 बजे ये डिस्कशन शुरू होगा और लगभग 8 घंटे का डिस्कशन यहाँ भी होना है, तो तकरीबन आज भी यहाँ रात में 8-10 बजे तक इस बिल पर बहस होगी और 10 बजे के आसपास ही बिल को पारित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चूँकि राज्यसभा का आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, इसलिए पार्टी ने पहले व्हिप जारी किया और पार्टी आश्वस्त है कि इस बार राज्यसभा में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जिस तरह से लोकसभा में फ्लोर मैनेजमेंट बीजेपी ने किया था, उसी तरह का फ्लोर मैनेजमेंट राज्यसभा में किया गया। हाँ, ऐसे दल जो तटस्थ रहने, अभी तक तटस्थ है, जो ना तो एनडीए के साथ है ना फिर इंडिया अलायंस के साथ है, हो सकता है कि वो दल एब्सटेंड कर जाए, वोटिंग में पार्टिसिपेट ना करे। अगर ऐसा होता है तो बहुमत का आंकड़ा आसानी से छू लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चूंकि 1 बजे ये बहस की शुरुआत हो जाएगी जेपी नड्डा की ओर से खुद ही। अच्छा कमलेश, एक बात बताइए कि एनडीए के अगर सांसदों की बात की जाए तो 115 और 6 जो मनोनीत सदस्यों की बात की जा रही है, क्या उनको लेकर कोई कंफ्यूजन हो सकता है, या जो ये मनोनीत सदस्य हैं वो सरकार के साथ ही जाएंगे? नहीं, ये मनोनीत सदस्य सरकार ने नामित किया, इसलिए वो सभी सदस्य बीजेपी के साथ ही जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि परिपाटी रहेगी, जो भी सरकार इन सदस्यों को नामित करती है उनके साथ ही वो वोट करते रहे हैं। और मुझे यूपीए सरकार के कार्यकाल को समय याद आता, सचिन तेंदुलकर जैसे हस्तियों ने यूपीए सरकार के साथ सपोर्ट किया था। यहाँ तक न्यूक्लियर डील में भी राज्यसभा में बिल आई थी, तो उस समय जो मनोनीत सदस्य थे सरकार के साथ गए थे। ऐसा कभी वाकया होता है कि मनोनीत सदस्य सरकार के फैसले के अगेंस्ट जाएं, और ऐसी स्थिति में जिन भी 6 सदस्यों को जो बीजेपी की ओर से वोट करेंगे वो सभी बीजेपी के खेमे के माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसलिए बीजेपी और एनडीए आश्वस्त है कि इस बार राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं हो वाली। मैंने जो कहा कि जो अब आंकड़ों के हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनडीए के लोग चाहेंगे, फ्लोर जो मैनेजमेंट जो कर रहे हैं लोग, वो चाहेंगे कि जो ऐसे दल जो जिनकी भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं इस बिल को लेकर के, वो एब्सटेंड कर जाए तो आसानी से जीत हो सकती है। देखिए, आंकड़ा ये जीत और हार का नहीं है, आंकड़ा ये है कि आपके पक्ष में कितना है और विपक्ष में कितना है, उस आंकड़े को दिखाने की स्थिति है। और ये दिखाना है कि आप विपक्ष में कहीं ना कहीं बिखराव है। विपक्ष सिर्फ एक मुद्दे को लेकर एक साथ आया है कि वो
मुस्लिम वोटों का जो बिखराव नहीं चाहता, वो चाहता है कि जो मुस्लिम वोट है उनके खाते में जाए। ऐसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो जानकारी मेरे पास है, एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई वोटों में बिखराव की स्थिति नहीं होगी। हाँ, जो एब्सटेन करने वाले लोग हैं, छोटे दल, जो दो एक पार्टियां, लगभग 7 ऐसे लोग हैं, उन पर जरूर नजर होगी सरकार की भी। अब देखना होगा सरकार के साथ वो जाते हैं या विपक्ष के साथ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा कमलेश, ये बात आपने बेहद महत्वपूर्ण कही है कि अब अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एनडीए को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है, क्योंकि अगर 6 मनोनीत सदस्यों को मिला दिया जाए, और जैसा कि आप कह रहे हैं आपके एक्सपीरियंस से कि ऐसा नहीं होता कि वो सरकार के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस सरकार ने मनोनीत किया उसके साथ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कमलेश, जो बात आपने आखिरी में कही कि जो छोटे दल हैं, जो और भी दल है, उनका क्या हिसाब किताब रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति लोकसभा में नजर आई, वो क्या राज्यसभा में भी उस तरह की स्थिति नजर आएगी? बिल्कुल क्लियर होगा यहां पर भी सब कुछ, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा कमलेश। हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से मैंने देखा, जो वोटिंग पैटर्न लोकसभा में दिखा, उसी तरह का वोटिंग पैटर्न राज्यसभा में दिखेगा। और खासकर मैं जो छोटी दलों की बात कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट से 2 दलों की बात मैं कर रहा था, वाईएसआर कांग्रेस की बात कर रहा था, 3 दलों पर, और खासकर बीजू जनता दल की मैं बात कर रहा था। इन तीनों दलों पर पार्टी की सबकी नज़र होगी कि ये आखिर किस तरह वोट करते हैं। लेकिन दिलचस्प ये होगा कि 2 भी पक्ष, चूँकि इसमें कोई दो मत नहीं कि आज राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाएगा, इसमें कोई दो मत, लेकिन कितना कौन अपनी वोट बैंक को भुना पाता है, ये बड़ी बात होगी। और आपने देखा कल लोकसभा में तमाम पार्टियों ने, खासकर अपोजिशन पार्टी की ओर से, निश्चित रूप से एक कोर वोट बैंक को लेकर राजनीति होती रही और उसी के इर्द गिर्द भाषण चलता रहा। वहीं बीजेपी की ओर से ये मंशा जरूर थी कि बीजेपी जो कोर वोट बैंक है अपोजिशन का, उसमें भी सेंध लगाया जाए। इसलिए पार्टी की ओर से जो वक्ताओं ने कल बोला, अमित शाह हो या कोई किरण रिजिजू, उन्हें साफ साफ निगेट करने की कोशिश की। मुसलमानों में जो भय माहौल फैलाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उनका जमीन हड़प लेने की कोशिश सरकार कर रही है। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा बिल्कुल सेट कर दिया, सुबह राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, अगर उनके ट्वीट को आप देखेंगे तो अब आपको साफ लगेगा कि एजेंडा बिल्कुल सेट है कि जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन पार्टी अपनी बातें रखी, उसी धार के साथ राज्यसभा में रखेंगे, क्योंकि कम से कम उनका वोट। अच्छा, एक बात ये भी बताइए कमलेश कि कल जैसे लोकसभा की अगर बात करें हम, 12 बजे से चर्चा की शुरुआत हुई और वो 12, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि 8 घंटे चर्चा होगी, लेकिन वो 12 घंटे से ज्यादा ही हो गई और रात के 2 बजे के करीब वक्त रहा जब ये पूरा जो काम है वो हुआ। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितना वक्त लग सकता है, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है राज्यसभा में? देखिए, अमूमन क्या होता है कि अगर आपको एक टाइम अलॉटमेंट होता है तो आपको हर पार्टी को उनके संख्या बल के हिसाब से टाइम अलॉटमेंट होता है। जैसे कल 4 घंटे 45 मिनट का समय लोकसभा में बीजेपी को मिला था, और इस हिसाब से, लेकिन बीजेपी ने अकेले लगभग 5.5 घंटे के आसपास लिया। उसमें अमित शाह का इंटरफेरेंस जो था उसमें शामिल नहीं था। अमित शाह ने लगभग 25 मिनट तक भाषण दिया। तो इस तरह से जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, अगर वो इंटरफेयर करते हैं तो अवधि बढ़ती जाती है। और कोई भी अवधि जो अलॉटमेंट होता है, मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को आज की राज्यसभा में बोलने का समय 45 मिनट मुकर्रर किया गया, लेकिन अगर उनके सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ही अगर 30 मिनट बोल रहे हैं तो बाकी सदस्य के समय से कट सकता है। लेकिन वो भी बात रखते रखते उनका अगर 4 मिनट का अलॉटमेंट तो 7-8 मिनट हो ही जाता है। इसी तरह से ये अवधि बढ़ती जाती है और तकरीबन कल 12 घंटे की चर्चा, 8 घंटे का नियत था और 12 घंटे की चर्चा हो गई। तो इसी तरह संभावना ये है कि राज्यसभा में यही लगभग 8 घंटे की चर्चा नियत है, लेकिन हो सकता है कि 10 घंटे 12 घंटा यहाँ भी आपको देखने को मिल जाए, जितना शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलेंगे। क्योंकि लोकसभा में वो पावर, वो जो हीट जनरेट था हो चुका है, तो शायद राज्यसभा में ऐसा हीट जनरेट आपको नहीं मिले, 1-2 सदस्यों के अलावा देखने को मिले आपको। अच्छा कमलेश, कुल मिलाकर ये माना जाए कि जिस तरह से लगातार वक्फ संशोधन विधेयक की बात हो रही थी, लेकिन अब जिस परिपाटी पर चल रही है तमाम चीजें, ऐसा लगता है कि ये दिन आज ऐतिहासिक हो सकता है कमलेश, और आज ये बिल जो है राज्यसभा से भी पास हो सकता है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि सरकार ने फ्लोर मैनेजर ने पहले ही संकेत दे दिया कि 2 या 3 तारीख को ये दोनों बिल पास हो जाए। अगर मान लीजिए कि राज्यसभा में ये पूरा दिन आज डिस्कशन नहीं हो पाया, तो हो सकता है कल का दिन जो है स्पेयर पड़ा हुआ है वो आपके पास है, कल भी आप डिस्कशन में कल भी डिस्कस कर सकते हैं राज्यसभा में। इसलिए सरकार ने 1 दिन का समय जो है अपने पास रखा हुआ है। तो यानी आज भी
आज भी लोकसभा राज्यसभा से इसको पारित हो जाना है, क्योंकि लोकसभा में जैसे ही सेशन की शुरुआत कार्रवाई शुरू हो गई तो उसी तरह आप जो पीठासीन अधिकारी हैं सेक्रेटरी जनरल हैं वो घोषणा करेंगे कि लोकसभा से जो आप बिल पास हो गया उसको इंट्रोड्यूस करने की बात करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके 1 बजे से बहस की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज ही बिल पास कर रहे हैं, क्योंकि कल एक दिन का समय हो सकता है। अगर अब बिल आज पारित होता है तो सर ठीक है कमलेश, आप रहिए हमारे साथ, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। आगे भी आपके पास आएंगे, खुशबू और नितिन भी हमारे साथ जुड़े। खुशबू के पास पहले चलते हैं। खुशबू, देखिए अब बेहद ऐतिहासिक दिन कल रहा है, क्योंकि लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है। ऐसे में आज नजर इस बात पर है कि राज्यसभा में भी क्या नंबर गेम को पाना इतना ही आसान होने वाला है एनडीए के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। खुशबू, देखिए बिल्कुल जैसा कि आप कह रही हैं, पेचीदा कल भी रहा है, दिन काफी पेचीदा रहा है। लोकसभा की अगर बात की जाए आसान तो नहीं रहा। 8 घंटे की चर्चा 12 घंटे में तब्दील हो गई, उसके बाद किसी तरीके से जो बिल है वो पास कराया गया है। अगर बात की जाए राज्यसभा में नंबर गेम की, तो यहाँ मामला और पेचीदा है, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे जिस तरीके से लोकसभा में थे उस तरीके से नंबर का जो आंकड़े जो हैं वो उस तरीके से नहीं है। हालांकि जो भी है लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में आज चर्चा होगी, राज्यसभा में पास हो पाता है या नहीं ये देखना अहम होगा। फिलहाल कुछ लोग भी हैं जिनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी जो अमेंडमेंट है उस पे क्या राय है, क्या लगता है आपको जो कल लोकसभा में पास हो गया वक्फ बिल अमेंडमेंट जो था, अभी क्या लगता है कि राज्यसभा में होना चाहिए, अगर होता है तो वो आप लोगों के लिए सही है या गलत है? ये तो गवर्नमेंट की मंशा के ऊपर करता है, उसकी नीयत क्या है। गवर्नमेंट के बाद मुसलमानों के लिए बहुत से ऐसे इशू हैं जो हमारी जरूरत है। अमेंडमेंट लाने से मुसलमानों को क्या फायदा हो जाएगा, कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट ने एक भ्रम फैलाया हुआ है कि वक्फ बोर्ड जहां हाथ लगा देता है वो गवर्नमेंट की जगह हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही 3 तलाक के बारे में किया इन्होंने, और हलाला के बारे में भी कहते हैं कि हलाला क्या है, हलाला का कॉन्सेप्ट मुसलमानों में है ही नहीं बिल्कुल। और ऐसे ही ये अमेंडमेंट बिल जो लाना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं इसमें हिंदू नहीं आएंगे, गैर कौम नहीं आएगा, मगर ऐसा गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं कर सकते हैं और इसकी एकदम गैर जरूरत है। अगर करना है तो मुसलमानों की तालीम के लिए कुछ करो आप, कुछ भी मत करिए। मुसलमान अपने लिए अपना कुछ बेहतर खुद समझते हैं, मगर आप जो काम करते हैं मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। मगर ये सोचना चाहिए कि हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। इसमें मुख्य जो बदलाव हो रहे हैं, कौन से ऐसे बदलाव हैं जिससे आप लोगों को आपत्ति है? नहीं, आपत्ति बोले तो गैर जरूरी है, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। और इसमें बताते हैं कि वक्फ बोर्ड में और भी लोग आएंगे। जब भाई किसी और धार्मिक संस्था में, मंदिर के ट्रस्ट में, चर्च के ट्रस्ट में जब कोई मुस्लिम नहीं होता है तो मुस्लिम की प्रॉपर्टी में, इसमें ट्रस्ट में गैर कौम क्यों आएगा? ऐसा नहीं भी आ रहा है तो अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। हमारे बहुत दूसरे इशू हैं। आप चलिए, इनको ऐसा लगता है कि इस बिल की इनको कोई जरूरत नहीं, किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। खुशबू, आप भी रहिए हमारे साथ, नितिन भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, कमलेश की भी लगातार मौजूदगी है इस बड़ी खबर पर। लगातार देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक को आज राज्यसभा में लाया जाना है। लगभग 1 बजे का वक्त होगा जब शुरुआत होगी चर्चा की, और ये कितनी देर होगी, क्या होगी, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश की मौजूदगी है, खुशबू की मौजूदगी और नितिन की भी मौजूदगी है। नितिन, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि मैं देख पा रही हूं कि आपके साथ काफी सारे लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो विधेयक लाया गया, जो लोकसभा में पास हो गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या सोचते हैं कि ये बिल जो संशोधन बिल है वो होना चाहिए या नहीं। जी खुशबू, भोपाल में मंगलवार के पास मैं मौजूद हूँ और ये तमाम मुस्लिम समुदाय के वर्ग के लोग हैं, क्योंकि कल जिस तरह से कुछ लोग तो विरोध कर रहे थे, कुछ लोग उसका स्वागत कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से बिल पास हो चुका है उसी को लेकर तमाम लोग खड़े हैं। इनसे ही हम बात करते हैं। सर, बिल तो पास हो चुका है, अब इसको किस तरह से आप देखते हैं? बिल पास होना कोई फाइनल नहीं हुआ है अभी और रास्ते हैं इसके। राज्यसभा है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति, कई रास्ते हैं अभी तो। लेकिन जिस तरह से बिल जो पास हुआ इसका विरोध करते हैं हम सबको, सारे समुदाय को। जिस तरह से सरकार ने अपना बोर्ड का गठन की छूट दी थी, चूँकि एक मुस्लिम ही टारगेट क्यों, मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ पे क्यों नज़र, हर मसाइल मुस्लिम क्यों ली थी ये सरकार। सिख बोर्ड भी है, ब्राह्मण महासभा भी है, ठाकुरों का भी है, करनी से सभी लोगों को देखे ना। ईसाई समाज है, खाली मुस्लिम समाज पे ही आधी रात तक बिल वोटिंग चल रही है। क्या मारी जा रही है? सबको विश्वास। भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, बड़े बड़े लोग। नहीं, भू माफिया नहीं कहूँगा मैं,
हमारे कौम के जो मौलाना हैं, सर्वे सर्वा है, रहनुमा, जिनको हम रहनुमा कहते हैं लेकिन मैं तथाकथित कहता हूँ, यही नाराज़गी मेरी यहाँ के मौलानाओं से है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोई गरीब वफ़ की प्रॉपर्टियों पर नहीं बैठा है, कोई मिडिल क्लास वफ़ की प्रॉपर्टियों पर नहीं बैठा है। जो काबिज हैं, जिनके कब्जे हैं, जो लोग बैठे हैं, जो कब्जा किए हुए हैं, वो सब रसूखदार लोग हैं। तो मदरसे चल रहे हैं, यही तो सवाल है ना, यही पूछिए कि यही तो सुधार करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए तो ये बिल लाया जा रहा है, जो बात ये कह रहे हैं। घर बने हुए हैं, यही हमारी जो यही नाराजगी है मेरी, यही सुधार के लिए ही तो नहीं, सुधार नहीं, विश्वास में लेना चाहिए था। आपको बिल ला रहे थे, आप तमाम प्रोफेसर से, हमारे यहाँ डॉक्टर से, इंजीनियर से, कई रिटायर्ड आईएएस है, सीनियर एडवोकेट से, आपको इन मौलानाओं को दूर रखकर इन लोगों को शामिल करते 10 मुसलमानों को भी कमेटी में बिल्कुल आपको शामिल करना चाहिए था, उनसे कंसल्ट करना चाहिए था इस बिल को लाने से पहले। मैं मौलानाओं के हक में नहीं हूँ, क्योंकि कब्जे तो वही लोग किए हुए, उनको क्यों शामिल किया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना था कि हमारे समाज में, इस अल्पसंख्यक समाज में आईएएस भी है, आईपीएस भी है, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सीनियर समाज से भी हैं, इनको बिजनेसमैन है, उनको शामिल करते, उनसे कंसल्ट करते, उनको आगे लाते। शिक्षित लोग थे, वो लोगों को समझाते। हमारे यहाँ बड़ा शिक्षा का वैसे ही अभाव है, क्योंकि हमारे यहाँ कौम में हंटर से चलाया जाता है, जिधर हंटर चलता है उधर कौम चल देती है भेड़ बकरियों की तरह। यही मेरा ठीक है, तो उनकी अपनी नाराजगी है नितिन, और कहीं ना कहीं जो बात कह रहे हैं वो अब देखना होगा कि किस तरह से आगे जाती है। आप रहिए हमारे साथ नितिन। अच्छा कमलेश, देखिए जब खुशबू ने बात की तब भी और जब नितिन बात कर रहे हैं तब भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत खुश नहीं है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि आखिरकार पहले क्या था अब क्या है। उन्हें बस ये लगता है कि सरकार ने ये कदम उठा लिया है जिससे कि एक जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको दिक्कत होगी। जी देखिए, मसला ये नहीं है कि बिल में क्या, मसला ये है कि बिल के बारे में 99% मुस्लिमों को पता ही नहीं कि बिल में क्या प्रावधान किया। जो वहाँ के मौलाना हैं, जो वहाँ के नेता, जो मुस्लिम लोगों के नेता हैं, जो बोलते हैं वही बात वो सुनते हैं। अगर बिल को, कल मैंने एक 3-4 प्रोग्रेसिव महिलाओं से बात की थी, जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, बड़े पढ़े लिखे महिलाएं, उन्हें सारे जो 14th अमेंडमेंट ने सब पढ़ रखे थे। उन्होंने पूरी बारीकी से उन्हें जानकारी दी कि 14th अमेंडमेंट में क्या कहीं कुछ गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल पारदर्शिता लाने के लिए, और कहीं न कहीं जो रसूखदार लोग, जो अभी बात मौलाना साहब भोपाल से कर रहे थे, रसूखदार लोगों पर नकेल कसने के लिए आम लोग, जो गरीब आम मुसलमान है, 90% मुसलमान जो है, जो गरीब मुसलमान के हक में बिल था, अगर ये बिल उन्होंने पढ़ा होता तो शायद इस तरह का विरोध है। चूंकि ये मैसेज क्रिएट करने की कोशिश की है, मैसेजिंग करने की कोशिश की अपोजिशन पार्टी की तरफ से, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिनकी बात अधिकतर मुसलमान, गरीब मुसलमान सुनते हैं, वो मैसेजिंग करने की कोशिश थी कि ये कहीं न कहीं हक और हुकूक की बात पर अत्याचार है, उनके धार्मिक मामलों में इंटरफेरेंस है, तो वो मैसेज जर गई। अगर उन्होंने बिल पढ़ा होता तो बिल में कहीं ऐसा किस बात का जिक्र नहीं। हाँ जरूर है कि आप जो अमेंडमेंट 1995 के एक्ट में किया गया था, 2013 में जो यूपीए सरकार ने बेजा अधिकार दिया था जमीन हड़पने का, उस जो अमेंडमेंट है उसको खत्म किया गया, यानी उसके पावर को, जो एक्स्ट्रा पावर दी, उस पावर को खत्म किया। 1995 के एक्ट में थोड़ा बहुत रद्दोबदल है, लेकिन जो 2013 में जो बदलाव किया गया था, यूपीए सरकार ने एक नियत से किया था, उस ठीक है। आप रहिए कमलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी अमित की भी अब मौजूदगी हमारे साथ है, और उनके साथ शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है उनकी भी मौजूदगी है। अच्छा अमित, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अब लोकसभा में तो ये बिल पास हो चुका है, ऐसे में बारी राज्यसभा की है, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो उनकी राय भी लीजिए, और ये भी कि क्या जो मैसेज है वो गलत देने की कोशिश की गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी तक ये समझ ही नहीं पा रहा कि ये बिल है क्या। अमित। अमित, क्या आप तक आवाज आ रही है? एक बार सवाल दोहराएंगे खुशबू? ठीक है, अमित ये पूछ रही थी कि अब लोकसभा में तो यह बिल पास हो गया है, बारी राज्यसभा की है, ऐसे में पूछिए इनसे कि आखिरकार किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, और क्या लगता है कि जो मैसेजिंग है वो गलत की गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से? आवाज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है खुशबू, फिर भी हम सवाल करते हैं। हमारे साथ अफजल अब्बास जी हैं जो चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड के।
अफजल अब्बास जी, जो संसद में बिल पेश हुआ उसके बाद जो पास हुआ वहाँ से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? क्या बिहार में जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है मुस्लिम संगठनों के द्वारा, आप लोग किस तरीके से इसे ले रहे हैं? देखिए, बिल अब पास करने का हक तो पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट के सदस्यों को, मेंबर को है, लेकिन जहां तक बिल पे एतराज़ की बातें, जहाँ कमियां थी, उस पर हम लोगों ने लगातार सोशल मीडिया माननीय नेता, अपने बड़े नेताओं से बात रखी। उस पर बिल तो कल पास हो गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें हम क्या बोल सकते हैं। अब जब बिल पास हो गया तो उसके बाद जो लोग आगे जाना होगा जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं असंतोष तो है। क्योंकि मैं जिस समुदाय से आता हूँ, बोलने में कोई दिक्कत, समुदाय में, चूँकि कल मैं घूम रहा था, बहुत सारे मुसलमान लोग मिले हमसे, और तो कुछ जब 17 पॉइंट कल हम लेके आए, 17 पॉइंट हम लोगों ने दिया था, उसमें भी थोड़ा सा संशोधन किया। यहाँ एक आध 2-3 जगह पे ऐसा रिलैक्सेशन है कि कि इसके पहले, बिल पास होने से पहले जो भी रजिस्टर्ड है उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, और मस्जिद, इबादतगाह, इमामबाड़ा, इमाम चौक, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अच्छी बात है, ताकि यही विवाद का घर बनता। और उसके बाद बहुत सारे वजूहात हैं, बहुत सारे जो मतलब पॉइंट थे उसको सिरे से खारिज किया गया। अब देखिए, अब कानून तो बन गया, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, क्या इसका असर होगा? क्योंकि आगामी चुनाव है 2025 में, और आप वसीया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, क्या लोगों से जो बातचीत हो रही है, क्या इसका असर सीधे होगा? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर बड़ी गोलबंदी भी हो रही है। देखिए, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होना ही अलग बात है, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ जो है संगठन की रही है, और हमेशा मैं जदयू में भी था, तो अक़लियत कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। लोजपा छोड़ के जब हम आए थे, उस वक्त माइनॉरिटी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो मुसलमानों से मेरा 1-to-1 कनेक्ट होता है, तो जो कौम का जो की बातें होती है हम तक पहुंचती है, उस दर्द को मैंने बताया भी था, कल भी मैंने कहा था। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों में नाराजगी है। हम लोग जाएंगे, अब देखते हैं क्या होगा। अभी इलेक्शन में टाइम है। नीतीश जी से बात हुई है इस विषय पर? इस विषय पे इधर में हम लोग की बात है, ईद में भी आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, और रमजान भी आए थे, इस पर बड़ी कोई बात नहीं। इससे पहले हम लोगों ने 3-4 बार मिल के बात कहा था कि इसको देखिए, इस पर एतराज़ है, और उन्होंने सुना भी। ललन बाबू को भी कहा, हम मिले, संजय झा साहब से मिले, हम विजय चौधरी साहब मिले, तो इन लोग से अपनी बातें हम लोग पहुँचा दी, क्योंकि हम तो मेंबर हैं नहीं। अफजल अब्बास साहब, ये बताइए कि अब जब कल तो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में पेश होगा, इस पर बहस होगी, अब जब ये कानून बन जाएगा सारे तरीके से, तो क्या लगता है कि कितना फ़ायदा कितना नुकसान, एकदम खुले मन से बताइए, क्योंकि आप बात जो है वो अब मुसलमानों के हित और उनके फ़ायदे, उनके नुकसान को लेकर अब इस पर पूरी बहस चल रही है, तमाम लोग इस पर आमने सामने खड़े हैं। एक शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर आप यहाँ लोगों से फेस कर रहे हैं, सीधा जमीनी तौर पर क्या इसका असर पड़ सकता है? देखिए, लोगों में नाराजगी है, और ये चूंकि मजहबी मामला जुड़ गया है, क्योंकि आप ये कहते हैं तभी कानून बन रहा है कि ये मजहब रिलीजियस नहीं है, तो आप पहले सबसे बड़े ठीक है अमित, आप रहिए, इनसे बातचीत करते रहिए, आप आगे भी आपके पास आएंगे अमित। हम खुशबू की भी मौजूदगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ है। खुशबू, देखिए, आप जब बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, तो नाराजगी नजर आ रही थी खुल के। हालांकि देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ग है खुशबू जो ये अब तक जानता ही नहीं कि ये बिल पहले क्या था, क्या बदलाव के साथ आ रहा है। जी बिल्कुल, अभी कुछ और लोग भी हैं खुशबू, बात करके उनकी भी राय सुनवाते हैं। सबसे पहले तो लोकसभा में पास हो गया वक्फ बिल, ठीक है, अमेंडमेंट जो था, बदलाव क्या हो रहे हैं, क्या आपको पता है पूरी जानकारी? देखिए, बदलाव तो गवर्नमेंट जो आई है वो जितना बदलाव कर ले, जो इंसानी हक है जिसको मिलना है वो उसके अंदर अखलाक में मिलता है या नहीं मिलता, ये उनके हक बोर्ड, वक्फ बोर्ड जो भी है वो उनके मजहब के मुताबिक है, इस्लाम के मुताबिक है। जैसे गुरुद्वारा है उनके हक के मुताबिक है, मंदिर है उनके हक के, यानी आइन के ने जो हमें हक दिया है। सरकार तो ये कह रही है कि वो बदलाव इसलिए किया जा रहा है जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उनको रोकने के लिए। ये देखिए, वो तो कहने को सब कुछ कह देंगे, लेकिन उसको सामने लाया तो जाए कि कहाँ कब्जा हो रहा है, कहाँ हो रहा है। उस कब्जे को बनाकर आप हमारे हक को छीन रहे हैं,
बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि कोर्ट में पहुंचे, केरल का मामला, तेलंगाना का मामला, कई ऐसे मामले। ठीक है खुशबू, आप बातचीत करते रहिए, आगे भी इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, नितिन, कमलेश, खुशबू की मौजूदगी और अमित की भी मौजूदगी थी। तो देखिए गहमा गहमी काफी है, 1 बजे का वक्त है राज्यसभा में पेश होना ये बिल, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सरकार के लिए कितना आसान रहने वाला है। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।